अभी रिसेंटली एक 2 बयानात जो हैं जनरल अतिवादी से मंसूब हैं। एक तो ये है कि वो उन्होंने कहा कि जी ऑपरेशन सिंदूर एक ट्रेलर था। असल जो फ़िल्म है या असल जो चीज़ है, वो अभी आगे जाकर आएगी। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, जो 73 की अरब-इसराइल जंग थी, उसमें उन्होंने एयर फ़ोर्स भेज दी। हमारी एयर फ़ोर्स जो है उसने सीरिया से जाके अटैक किया और इज़राइल के जहाज़ गिराए। उनका क्या अंजाम हुआ भुट्टो साहब का? इससे पहले भी हमने एक कुछ महीने पहले की बात, 1 महीना डेढ़ पहले की बात है, अक्टूबर में, हमने एक स्टेटमेंट देखा था कि इन्होंने अपने जवानों से कहा कि बहुत जल्द हमें एक जंग लड़नी है। डॉक्टर ए क्यू खान साहब ने मुझे खुद बताया था। मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब ये परवेज़ मुशर्रफ पे आप बड़ी तनकीद करते हैं और वो भी आपके बहुत खिलाफ है, चक्कर क्या है? उन्होंने बहुत एक नाकाबिले बयान लफ्ज़ इस्तेमाल किया उनके लिए। मतलब इंडियन आर्मी चीफ के इस बयान की। तो अभी रिसेंटली हमने सुना था कि जी बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं और इस तरह की कुछ चीज़ पॉसिबल है। लेकिन बिहार इलेक्शन तो खैर खैरियत से हो गए और जो हुकूमती पार्टी है बीजेपी, प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी पार्टी भारी अक्सरियत से वो लोग जीते और एक बड़ा जिसे कहते हैं कि रिकॉर्ड सेट किया है। तो वहाँ से तो ये चीज़ नहीं हुई, लेकिन बाकी क्या वजूहात हो सकती है? और कहा कि मैंने एक 5000 किलोमीटर का मिसाइल प्रोग्राम जो है वो फाइनलाइज़ किया हुआ है और ये इसने मेरे फंड बंद कर दिए। मैंने कहा 5000 किलोमीटर, उन्होंने कहा। तो मैंने कहा सर ये इतना लंबी रेंज का प्रोग्राम जो है वो आपने शुरू किया है तो उसको क्या एतराज़ है? जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला, उन्होंने 2 रोज़ा सरकारी दौरा किया, तो वहाँ पर उनको कुछ वेपन्स वगैरह भी उन्होंने दिखाए। टिल्ला रेंज में उनसे फायरिंग वगैरह का बहुत मशहूर रेंज है जेहलम के पास, तो वहाँ पे भी उनको विज़िट करवाया गया और जो वेपन्स है और चीज़ें हैं वो दिखाई गई उनको। और उनको कहा गया कि भई एक बड़ी मज़बूत फ़ौज है हमारी और बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की हम आपकी भी हेल्प कर सकते हैं। अ नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान खबरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जब कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ 88 घंटे का ट्रेलर था, पाकिस्तान की मीडिया की हालत उसी पल में वैसी हो गई जैसे पुराने मोबाइल में अचानक सॉफ्टवेयर अपडेट आ जाए। चलेगा भी नहीं और बंद भी नहीं होगा। खबर सीधी थी, भारत ने मई में जो ऑपरेशन किया वह पूर्ण स्तरीय युद्ध नहीं था, बल्कि क्षमता का एक छोटा सा प्रदर्शन था। लेकिन यह जानकारी पाकिस्तान के चैनलों तक पहुंचते पहुंचते एक ऐसे ड्रामे में बदल गई जिसमें तथ्य कम और घबराहट का मेकअप ज्यादा था। भारत ने स्पष्ट कहा कि आगे जरूरत हुई तो पाकिस्तान को व्यवहार कैसे करना है ये भी सिखाया जाएगा, और यह लाइन पाकिस्तानी मीडिया के लिए किसी राष्ट्रीय आपदा की शुरुआत की तरह पेश की गई, मानो भारत ने ट्रेलर नहीं पुनर्जन्म की घोषणा कर दी हो। ऑपरेशन सिंदूर की 88 घंटे की कार्रवाई को भारत ने एक संगठित और तेज अभियान बताया, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया इसे ऐसे टीवी सीरियल की तरह चला रही है जिसका हर एपिसोड रोना लेकर ही शुरू होता है। भारत ने कहा कि आगे युद्ध 14 दिन, 140 दिन या 1400 दिन तक भी चल सकता है, और पाकिस्तान ने इसे ऐसे समझा जैसे कोई टीचर साल भर का होमवर्क एक ही दिन में दे गया हो। समझने की क्षमता नहीं, लेकिन शिकायत की ऊर्जा भरपूर। भारत की चेतावनी की खबर पूरी दुनिया में सामान्य सैन्य बयान की तरह चली, पर पाकिस्तान में इसे किसी हॉरर ट्रेलर की तरह पेश किया गया, जहां बैकग्राउंड म्यूजिक तो डरावना था पर कहानी खुद उनकी कमजोर रिपोर्टिंग जैसी। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान अगर आतंक फैलाता रहा तो नक्शे पर रहना मुश्किल हो जाएगा। यह बयान भारत के सुरक्षा सिद्धांत का हिस्सा था, लेकिन उधर मीडिया ने इसे ऐसे कवर किया जैसे भारत ने पूरा पाकिस्तान OLX पर डाल दिया हो। एक दिमाग में क्वेश्चन लाते हैं, वो ये है कि आया हम जो इंटरनली जिस चीज़ों का हम सामना कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, सिक्योरिटी के हवाले से हों या बाकी मामलात हों, उसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं और कौन-सी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिसकी वजह से ये हालात कुछ बेहतरी की तरफ आएँ और हम देखें कि कंट्रोल में आ रहे हैं। हम सुनते हैं अफ़गानिस्तान के साथ भी मामलात अच्छे नहीं हैं। अच्छे इसलिए नहीं है कि एक तो हुकूमती सतह पर भी अच्छे नहीं, दूसरा टीटीपी की तरफ से भी हालात गड़बड़ है। इस तरफ से इंडिया इंडिया की फ़ौज के बयानात जो हैं, हम सुनते रहते हैं और जिस तरीके से जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है, वो कह रहे हैं कि भई ये एक ट्रेलर हमने आपको दिखाया है, तो बाकी प्रोग्राम जो है वो बाद में हम आपको दिखाएँगे। अच्छा, एक तो मुझे इस चीज़ की नहीं समझ आ रही, एक तो ये इनका बयान है, लेकिन दूसरा भी एक बयान मैं पढ़ रहा था कि जी भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सॉरी वो जनरल द्विवेदी से वो नहीं, आई एम सॉरी, अनिल चौहान साहब, मतलब बहुत अहम पोस्ट पे हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस है। उनका कहना है कि जी वक़्त पर मुआहदे पूरे ना करने पर अपने मुल्क की दिफाई जो सनत है, उस पर उन्होंने मतलब एक जिसे कहते हैं कि अफ़सोस का इज़हार किया है और कहा है कि जी हमें शायद टाइम पे चीज़ें नहीं मिलती, जो चाहिए होती है, लाज़मी सी बात है, फ़ोर्सेज़ ने अगर जंगें लड़नी है या जो भी हिसाब-किताब होता है, उसमें उनको वेपन्स और इस तरह की चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उसने कहा भाई देखो ना, उसने मुझे कहा कि भाई इंडिया जो है उसको तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2700 या 3000 किलोमीटर की रेंज चाहिए, तो ये आप 5000 किलोमीटर का क्यों तैयार कर रहे हैं? तो मैं चुप रहा।
उन्होंने कहा कहीं तुम इसराइल को तो नहीं टारगेट करना चाहते? तो मैंने कहा प्रेसिडेंट साहब, इसराइल ने 1998 में भी पाकिस्तान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर हमला करने का मंसूबा बनाया, हमने उनका मंसूबा नाकाम बनाया। उसके बाद इसराइल 2-3 मरतबा हमारी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को इंडिया के रास्ते से डिस्ट्रॉय करने का मंसूबा बना चुका है। हर दफ़ा हमें पहले से पता चल जाता है, कभी हमें कोई मुल्क बता देता है, कभी हमें कोई मुल्क बताया, तो उसको हमें हमारे पास डेटरेंस तो होना चाहिए ना, उसको पता हो कि अगर वो इंडिया के रास्ते से आके हमारे किसी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को अटैक करेगा तो हम बराह रास्त तिल अबीब में या हैफा में उसकी जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो मुशर्रफ साहब नाराज हो गए, उन्होंने मेरे फंड बंद कर दिए। ये लड़ाई थी सारी। तो इसलिए इसराइल जो है वो पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन है, और इसराइल के बारे में आपको किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं, उन्होंने 1948 में जब इसराइल की गवर्नमेंट ने उनको खत लिखा कि जी आप हमें रिकग्नाइज़ करें, तो उन्होंने उनको जवाब तक देना गवारा नहीं किया। उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रूमैन को खत लिखा कि ये एक नाजायज़ रियासत है और हम इसके खिलाफ हैं। लेकिन उन्होंने ये बात क्यों की है? उन्होंने ये बात एक तकरीब से खिताब में भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा कि आप मुआहिदा करके वक्त पर डिलीवर ना करें, यह हमारी सनती सलाहियत का नुकसान है। आपको मुकामी सलाहियत के बारे में सच बोलना होगा, क्योंकि इसका ताल्लुक कौमी सलामती यानी नेशनल डिफेंस से। तो इसराइल को इस बात का पता है, और मैं समझता हूँ कि इसराइल का हर दुश्मन जो है वो पाकिस्तान का दोस्त है, और इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो इंडिया है, और इसराइल जो है वो उसने इंडिया के साथ दोस्ती लगाई। आप ज़रा सोचें ना कि इतनी दूर है इंडिया और इसराइल में, इतना फासला है, कोई कोलैबोरेशन कैसे बनती है? स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन की कोई वजह आप बता सकते हैं मुझे? कोई वजह होगी? सिर्फ एक है पाकिस्तान। सिर्फ एक है पाकिस्तान। तो इसराइल ने जो इंडिया के साथ दोस्ती लगाई हुई है वो सिर्फ पाकिस्तान की दुश्मनी में लगाई हुई है। तो इसलिए हमें इसराइल पर कभी भी एतमाद नहीं करना चाहिए। इसराइल कल भी आपका दुश्मन था, इसराइल आज भी आपका दुश्मन है। अच्छा तो लगा ना सर उसको। और जब तक आरएसएस के पॉलिटिकल विंग बीजेपी की इंडिया में हुकूमत है, आप भूल जाएं कि आपकी इंडिया के साथ कोई दोस्ती या अमन हो सकता है। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि अभी कहा गया ना कि जी रॉ और आईएसआई अगर मिल जाएं, बैठ जाएं, तो कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है। जनरल अनिल चौहान ने कहा कि हम आपकी मुनाफा कमाने वाली काविशों में कुछ कौमियत और हुब्बुल वतनी की तवक्को रखते हैं। दिफाई इस्लाहात एक तरफा अमल नहीं, सनत को सलाहियत के बारे में सच बोलना होगा। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का मजीद कहना था कि बहुत सी कंपनियां कहती है कि इनकी मसनूआत 70% मुकामी है, मगर यह हकीकत नहीं है, और अगर कीमत की बात की जाए तो बैनुल-अक़वामी मयार के एतबार से इनकी कीमत भी ज्यादा होती है। ये वो बात कह रहे हैं जो उनकी मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, ये उसके हवाले से कहना जनरल अनिल चौहान ही इज सीरियस, और लाजमी सी बात है वो वेपन्स उन्होंने इस्तेमाल करने हैं, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि नहीं जी ये बातें उनकी गलत होंगी। लेकिन एक तरफ हम जनरल अली चौहान साहब का ये स्टेटमेंट सुनते हैं, दूसरी तरफ वहां के आर्मी चीफ कहते हैं कि जी ये ट्रेलर था। तो इसका मतलब क्या है कि क्या एक तरफ अगर अनिल चौहान साहब कह रहे हैं कि जी हमारे पास वेपन्स का इशू है, या जो हम चाहते हैं हमें ऑन टाइम मिलता नहीं है, डिलीवर नहीं होता, और सेम जो है हमने उनका जो एयर चीफ है, एयर चीफ इंडिया के, उनका ये स्टेटमेंट भी हमने देखा, हमने सुना, हमने पढ़ा कि कहते हैं कि जी हमारे पास चीजें उस तरीके से नहीं आती जिस तरह हमें जरूरत है। इस चीजों के अंदर अगर मैं देखूं, मतलब डॉट्स को मिलाऊं, तो क्या साबित होता है कि आर्मी चीफ जो बयान देते हैं वो बड़ा अहम है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जो उन्होंने वैसे ही स्टेटमेंट दे दिया, वो कोई एक आम इंडियन यानी एक आम पाकिस्तानी एक आम इंडियन बात करें। हमारे यहाँ कुछ एक हैं वो लाल टोपी वाले बंदर, वैसे वो भी किसी का हाथ है उसके ऊपर, लेकिन या उसकी तरह के कोई और की जी गज़वा हिंद करेंगे, कैसे करेंगे ये किसी को नहीं पता। एक बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन है मेरा। इसी तरीके से मतलब उनको बहुत एक जिसे कहते हैं कि एक स्क्रीन टाइम तो मिलता है, उसको क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल गया, लाल टोपी वाले का, ज़ैद आमिर। लेकिन अगर बात की जाए, अब लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं, ठीक है, हालांकि वो उस तरीके से आम पाकिस्तानी नहीं है, लाजमी सी बात है एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है और उनका हाथ उनके ऊपर रहता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान ने भी पाकिस्तान की मीडिया में एक नई हलचल पैदा कर दी, जब उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, केवल रुका है। अब यह सीधा सा बयान था कि भारत भविष्य की कार्रवाई के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान के न्यूज रूम में इस लाइन को ऐसे पेश किया गया जैसे भारत ने नेटफ्लिक्स पर नया सीरीज लॉन्च कर दिया हो और पूरे देश को डर लगा कि इसके अगले एपिसोड में उनकी ही बारी है। भारत में इस खबर पर जहां ठंडे दिमाग से विश्लेषण हुआ, वहीं पाकिस्तान की मीडिया ने इसका ऐसा रोना धोना मचाया कि दर्शक भी समझ नहीं पा रहे हैं कि खतरा किसे है, देश को, मीडिया को या टीआरपी को। किसी भी बयान को रोना धोना बनाने में तेजी से वे जुट जाते हैं। वह उसी तरह है जैसे किसी टूटे चार्जर में स्पार्क तो बहुत होता है पर काम कुछ नहीं आता। कुल मिलाकर खबर साफ थी, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को ट्रेलर कहा, पाकिस्तान को चेताया और भविष्य के लिए तैयारी को मजबूत बताया। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया ने इस सीधे बयान को ऐसा भावनात्मक तमाशा बना दिया है जैसे देश पर खतरा नहीं बल्कि टीआरपी पर हमला हुआ हो। खबर भारत की थी लेकिन ड्रामा पाकिस्तान का, और यह ड्रामा आज भी उतना ही मनोरंजक था जितना पाकिस्तान की अनपढ़ पत्रकारिता।